नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार सिंह गूंज लाइव न्यूज़ में आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज फिर मैं एक क्राइम स्टोरी लेकर गया हूँ। क्राइम स्टोरी बल्कि मैं इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्राइम के साथ साथ इसमें बहुत बड़ा एक साजिश थी और ये साजिश बड़े बड़े देशों की थी। साथ में भारत के वामपंथी पार्टी जिसको हम बोलते हैं सीपीआई सीपीएम कम्युनिस्ट, उस समय 90s की केरला की राज्य सरकार, उनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री इस साजिश में शामिल थे। साथियों, कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि आप एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए आप बड़ी बड़ी चीज़ों इन्वेंशन कर रहे हैं और आप पर ही आरोप लगा दिया जाए कि आप अपनी इस तकनीक को बाहर दुश्मन देश को बेच रहे हैं। सोचिए आप पर क्या बीतेगी। और सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि मैं देशभक्त हूँ, आपको 24 साल लग जाएं, जबकि ये साबित कोर्ट में आप पहले ही पूरी तरीके से छूट चुके हैं। कोर्ट से आप पूरी तरीके से, कोर्ट में आपको बता दिया गया है, कोर्ट में ये साबित हो गया है कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी लड़ाई अगले और 20 साल चलती है। मतलब कितना बड़ा मजाक। आप लोग शायद समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं रॉकेटरी मूवी अभी बॉलीवुड में जो रिलीज़ हुई है आर माधवन की, उस फिल्म की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वो मूवी रियलिटी बेस्ड नंबी नारायण जो रॉकेट साइंटिस्ट है उन पर बेस्ड है, उनके ऊपर बीती, उनके लाइफ में उनके ऊपर जो उनके साथ हुआ, उसे मैं अत्याचार का हद कहूँगा। उसके साथ साथ बड़े बड़े देश जो बाहर के हैं वो तो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते ही हैं। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, ना जाने कितने वैज्ञानिकों को गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और हमें और आपको पता ही नहीं रहता। ये बात वैज्ञानिक और बड़े बड़े नेता जानते हैं अच्छे से, लेकिन हद तब हो जाती है जब देश की एक ऐसी पार्टी उसमें शामिल होती है जो अपने आप को वामपंथी कहती है, गरीबों की पार्टी कहती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी है ही नहीं। भगत सिंह 1931 में शहीद हुए थे। भगत सिंह के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर के वामपंथियों का नारा बुलंद किया, प्रयास किया कि वामपंथी लड़ाई आगे चले, मगर पूंजीपति विचारधारा वाले कांग्रेसी, नेहरू, गांधी, इन लोग को ये चीज़ बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को कम्युनिस्ट बताते थे, भगत सिंह के समय से ही जिंदा थे, कम्युनिस्ट इस देश में थे 1925 से ही। उन्होंने ना तो भगत सिंह के फांसी पर किसी तरह की आवाज़ उठाई और ना ही नेहरू और गांधी के किसी भी तरीके के गलत फैसलों पर। तो ऐसी पार्टी को क्या आप कम्युनिस्ट पार्टी बोलेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये मजाक है। कम्युनिस्ट के नाम पे धब्बा है ये लोग, सीपीआई सीपीएम जैसे लोग। इनको तो इस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, पार्टी को ही बंद कर देना चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि यही लोग देश के लिए और ज़्यादा खतरा है। ये हकीकत है, क्योंकि ये गरीबों के नाम से लूटते हैं, गरीबों के नाम से जीतते हैं और फिर उन्हीं उद्योगपतियों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे 2009 में पश्चिम बंगाल में टाटा के साथ सिंगूर में जो हुआ, सीपीआई सीपीएम ने पूरी कोशिश करी पश्चिम बंगाल में, जब उनकी गवर्नमेंट थी, किस तरीके से रौंदा था वहाँ के गरीबों को। बाद में फिर टाटा का नैनो कारखाना, नैनो कार का गुजरात में गया, जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री बने मोदी जी। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हकीकत यही है
कि उस समय की 1990s की केरला में सीपीआई की गवर्नमेंट की साजिश और बड़े बड़े देशों की साजिश के चलते हमारे नंबी नारायण जो एक रॉकेट वैज्ञानिक थे, उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। वरना हम एक क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट 15 से 20 साल पहले ही बना चुके होते हैं। अब मेन मुद्दे पे मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। एक्चुअली साथियों, 40 से 50 साल पहले जो स्पेस में रॉकेट जाता है उसके लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है। उस इंजन के बिना ऊपर में जाना, रॉकेट चलना पॉसिबल नहीं है। उसको बनाना भारत की टेक्नोलॉजी में नहीं था, मतलब भारत के पास एक फॉर्मूला नहीं था। तो भारत 1960-1970 के दशक में अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहता था। अमेरिका से रेंट पर इसरो जो है उस रॉकेट को लेता था और स्पेस में अलग अलग अपने रॉकेट्स भेजता था, जो बहुत ज़्यादा अरबों करोड़ों डॉलर के पड़ते थे। अचानक 85-86 का मामला है। रशिया भारत का एक मित्र शुरू से रहा है। रशिया इस तकनीक को, इस फार्मूले को भारत को देने को तैयार हो गया। और अगर ये तकनीक, ये फॉर्मूला भारत को मिल जाता तो भारत के करोड़ों अरबों डॉलर बच जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रशिया के पीछे पड़ गया अमेरिका और फ्रांस। जैसे ही उन्हें पता चला कि रशिया भारत को इस टेक्नोलॉजी को दे रहा है, तो उन्हें समझ में आ गया कि हमारा भारी भरकम नुकसान होने वाला है। और अमेरिका रशिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फ्रांस और अमेरिका के दबाव में आकर रशिया ने घुटने टेक दी और रशिया तैयार हो गया कि इस टेक्नोलॉजी को हम भारत को नहीं बेचेंगे। भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। डील फाइनल होने के बाद भी रशिया ने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन रशिया क्योंकि मित्र था, तो रशिया ने कहा कि मैं 4 रॉकेट आपको दूंगा अगले 6 महीने के अंदर में, इसे आप मुझसे रेंट पे ले लीजिए, लेकिन मैं उसका फॉर्मूला आपको नहीं बेचूंगा। भारत के लिए अभी भी भारी भरकम, हालांकि अमेरिका के बराबर रेंट वहाँ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी महंगा तो था। भारत के लिए चलो ठीक है, कुछ पैसे तो बचेंगे करके रशिया से हाथ मिला लिया। अब उसी बीच में रशिया ने कुछ 4-5 कंपनियों पर बीट लगाई। ये उसी रॉकेट वाली कंपनी थी और बताते हैं केरला हाईटेक इंडस्ट्रीज नाम की एक इंडस्ट्री जो केरला में थी, इस कंपनी को इस डील फाइनल कर दिया गया, क्योंकि इनका जो पैसा था, ये सबसे ज़्यादा पैसा रशिया को दे रहे थे फाइनली। लेकिन उसी बीच में एंट्री होती है रॉकेट वैज्ञानिक नंबी नारायण जी का। काफ़ी दिनों से ये इसरो के डायरेक्टर थे और ये क्रायोजेनिक इंजन पर वर्क कर रहे थे। इन्होंने कहा आगे बढ़कर कि आपको बाहर से इस टेक्नोलॉजी को लेने की क्या जरूरत है, मैं जल्दी ही इसमें सक्सेस होने वाला हूँ, सफल होने वाला हूँ, और हम खुद अपना स्वदेशी एक क्रायोजेनिक इंजन बना लेंगे। उसके बाद हमें काफ़ी पैसा बच जाएगा। अब ये बात जैसे ही बड़े बड़े देश वालों को पता चला, बड़ा देशों को पता चला, अमेरिका जैसे, उन्होंने CIA को, जो वहाँ की एजेंसी है, उनको पीछे लगा दिया और केरला गवर्नमेंट की कुछ मंत्रियों को खरीदा गया और कहा गया कि इस नंबी नारायण को किसी भी तरीके से इसरो से हटाओ। अब साथियों, अब आप सुनिएगा ध्यान से। अब बात आती है अक्टूबर 1994 की, जहाँ से साजिश शुरू हुई। केरला पुलिस ने मालदीव की एक महिला, मालदीव द्वीप से जो आई थी, मरियम नासिदा,
को गिरफ्तार करी और गिरफ्तार करते ही उससे पूछताछ शुरू करी गई। पूछताछ के बाद एक कहानी बनाई गई जिसमें ये कहा गया कि इस महिला के साथ मिल करके इसरो के जो डायरेक्टर हैं नंबी नारायण और बी शशि कुमारम डिप्टी डायरेक्टर और के चंद्रशेखर, ये भी इसरो के ही थे तीनों, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि ये तीनों मिलकर के हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं पैसों के लालच में, और ऐसा बोलकर उन्हें हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये बात मीडिया के बीच गई, जैसे कि आप जानते हैं मीडिया में कोर्ट ट्रायल चलता है आजकल, पहले भी ये चीज़ होती थी। मीडिया ने कोर्ट में केस जाने से पहले ही साबित कर दिया कि नंबी नारायण ही देश के गद्दार हैं। ये वैज्ञानिक नहीं, गद्दार हैं। हर जगह उनकी किरकिरी हो गई सिर्फ मीडिया की वजह से। हम भी मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, हमें मालूम है किसी भी चीज़ की तह तक जाने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कुछ पत्रकार इस बात को बिल्कुल नहीं समझते। स्टूडियो में बैठ करके किसी भी खबर को बना दो, बिगाड़ दो और कुछ भी उड़ा दो, सिर्फ पैसों के लालच में। ऐसे ही मीडिया ने उस समय में किया 94 में। कुछ दिनों बाद इस केस में, क्योंकि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का मामला था, तो सेंटर ने केस को SIT को दे दिया। SIT की जांच चालू हुई। SIT भी वही रिपोर्ट बना के दी जो पुलिस ने बनाया। उसके करीब करीब 1 महीने बाद फिर सेंटर के CBI को ये केस सौंपा गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेंटर में थी फूक का कदम रखना चाहती थी, मामला बड़ा था। CBI ने 94 दिसंबर में केस लिया और उसके बाद करीब करीब 2 साल में 96 मई में एक अपना केस फाइल किया पूरी छानबीन करके, और उसके बाद उस केस में CBI ने बताया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि नंबी नारायण ही इस टेक्नोलॉजी को बेचे हैं, और ये पूरा मामला फेक है। ऐसा कुछ भी डील हुई नहीं है किसी भी प्रकार की। कोर्ट निचली अदालत से उन्हें बरी कर दिया गया। उनके बरी होने के बाद भी उनकी लड़ाई बहुत लंबी चली। उन्हें अगले 22 साल लड़ना था। हालांकि ये तीनों जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, इन्हें छूट मिल गई, लेकिन वो महिला जो थी मालदीव की मरियम नासीदा, ये भी बेगुनाह थी। इसको पुलिस ने अपने हिरासत में रखा। इसके साथ इसकी एक मित्र थी, ये मित्र जो थी वो भी मालदीव की थी, उसे भी गिरफ्तार करके जेल में ही रखा। उसके बाद जब CBI ने केस फाइल किया और बोला कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, आसानी से तो नहीं मानते, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी एजेंसी विश्व की CIA वो इन्वॉल्व थी। तो स्टेट गवर्नमेंट केरला की CPI उस समय जो थी, उन्होंने दोबारा केस फाइल करी और बोला कि ये गलत है, CBI ने जो रिपोर्ट दी है गलत रिपोर्ट है। उसके बाद फिर दोबारा इसकी जांच शुरू करी गई। तो जब जांच दोबारा शुरू हुई 97 में, तो 97 में इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण जी ने एक केस फाइल किया जिसमें कहा कि मुझे निचली अदालत से छूट मिल गई। ये केस हाई कोर्ट में फाइल किया, और उसके बाद भी ये लोग मेरे पर केस लगा के परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि मेरे 2 साल इन्होंने ख़राब करे, मेरी लाइफ ख़राब करी, मेरे ऊपर एक तमका लगा दिया, इसका मुझे हर जाना चाहिए, जो मेरी पूरी लाइफ ख़राब हुई है। और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं
जो पुलिस वाले, जो एसआईटी अधिकारी जो हैं, जिन पर आरोप लगा था, एसआईटी के जो अधिकारी थे उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, सीबी मैथ्यूज़, ये महाशय एसआईटी के अफसर थे। बाद में इन्हें डीजीपी केरल का बनाया गया। और के जोसुआ और एस विजयन, ये 2 पुलिस अधिकारी और थे। ये 3 अधिकारी थे जिन्होंने मिलकर के नेताओं के कहने पर ये साजिश रची और पूरी एक कहानी बनाई। उसके बाद वहाँ की जो हाई कोर्ट है केरल की, जब उन्होंने फाइल करा मामला, तो हाई कोर्ट ने स्टेट को फटकार लगाई कि आप, जब ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है तो आप कैसे फाइल कर सकते हैं। दूसरा, उनको ये हिदायत दी साइंटिस्ट को कि आपको, जो आप कह रहे हैं कि ये अधिकारी शामिल हैं इसमें, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। उस पर किसी प्रकार का हाई कोर्ट ने केस को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद ये अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं और सन 2000 में ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यही सेम केस लगाते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उसके बाद भी इन लोग मेरे पर चार्ज लगाए, ऊपर से मेरे पर जेल में अत्याचार हुआ, मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मुझे इसका हर्जाना चाहिए। लगातार सुप्रीम कोर्ट 2002 में इस मामले को फिर दोबारा देखता है। उसके बाद केरला की जो गवर्नमेंट है उनको फटकार लगाता है और बोलता है कि आप अभी तक का जितना भी इनका मुआवजा है वो दीजिए, और जो अधिकारी है उस पर आप केस फाइल करें। लेकिन केरला की सरकार के कान में जू नहीं रखी। उसके बाद दोस्तों लगातार 15-16 साल ये अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं और सन 2018 में, माफ़ करिएगा, 2017 में सुप्रीम कोर्ट की दोबारा केस फाइल होता है और दोबारा मामला चालू होता है। और 14 सितंबर 2018 ये वो तारीख है जब असली न्याय नंबी नारायण जी को मिला फाइनली। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनका जितना भी नुकसान हुआ है, हर्जाना है आज तक का, वो केरला दे, केरला की गवर्नमेंट दे, और केरला की गवर्नमेंट ही ना दे, वो जो अधिकारी थे उनसे वसूले, और इनकी डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ इनकी बाकायदा पोस्ट की जाए। अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 71 साल के हो चुके थे, जब सेंटर से हिदायत मिली तो केरला गवर्नमेंट को देना पड़ा। 75 लाख तो उन अधिकारियों से दिया गया और करीब करीब 1 करोड़ केरला गवर्नमेंट ने भी हर्जाना दिया अपनी तरफ से। और उनके साथ सही इंसाफ तब हुआ जब 2019 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। जो व्यक्ति देश का सबसे देशभक्त संस्था में काम करता है, जो रात दिन वैज्ञानिक हमारे लिए, आपके लिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसा नए नए चीज़ों का इजाद करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, और उन्हें ही आप गद्दार बोल करके जेल में डाल देते हैं और पाकिस्तान के साथ उनका संबंध बिठा देते हैं। इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए कोई नहीं हो सकता। वास्तव में मैं मानता हूँ ये काला दिन था भारत के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, भारत के लिए भी, और उस मीडिया को भी बोलूँगा, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया भी किसी भी चीज़ को रिसर्च कर सकता है, अंदर जा सकता है। कई बार कई ऐसी रिपोर्टें होती हैं जो मीडिया की वजह से कोर्ट में जाती हैं और प्रूव होता है, मीडिया के थ्रू सबूत मिलते हैं कि ऐसा हुआ है और सज़ा मिलती है। तो मीडिया भी एक एजेंसी है
जो सही काम करके लोगों तक सही बात पहुंचा सकती है। लेकिन वही संस्था अगर खत्म हो जाए, वही संस्था अपना फ़ायदा सोचने लगे मीडिया, और फ़ायदा ही नहीं, प्रूव कर दे अपने स्टूडियो के ड्राइंग रूम में बैठ के कि यही कातिल है, जैसा आजकल होता है। आजकल मीडिया सब कोर्ट में ही ट्रायल चला लेते हैं, माफ़ करिएगा, मीडिया स्टूडियो में ही ट्रायल चला लेते हैं और साबित भी कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। तो उनके साथ भी यही हुआ और आखिरकार इनकी जीत हुई लास्ट में। और 2021 में इनकी मूवी रिलीज़ होनी थी, कुछ कारणों से, कोरोना कारणों से नहीं हुई, कोरोना कारणों से। 2022 1 जुलाई को इनकी मूवी रिलीज़ हुई। मैं तो ऐसे साइंटिस्टों को, ऐसे वैज्ञानिक को सलाम कर ठोकता हूँ। वैज्ञानिक हों चाहे आर्मी वाले हों, ये दो ऐसे हैं, ये दो तबके ऐसे हैं जो देश के लिए अपने आप को पूरी तरीके से बलिदान कर देते हैं। वैज्ञानिक जब किसी चीज़ का निजात करता है, इन्वेंशन करता है, तो आपको क्या लगता है? लुआ रहता है वो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने अपने परिवार के बिना मिले रात दिन नए चीज़ों में भिड़े होते हैं वो लोग। और उनका जो नारायण जी का जो टेक्निक थी, उसको फाइनली 2018 में NSLV रॉकेट के जरिए फर्स्ट टाइम हमारे इसरो ने उसका इस्तेमाल किया। और आज वो जो पैसा शायद 15 साल पहले बच जाता, जो देश का खर्च हुआ फालतू का, वो खर्चा 15 साल तक जो देश की सरकार करी, वो पैसा शायद बहुत पहले ही बच सकता था। इस मामले में मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जितने भी केरला में उस वक्त के मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर भी एक FIR होनी चाहिए जो मिले हुए थे CIA केस से, और उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति वैज्ञानिक को फंसाता है, मेरे हिसाब से वो गद्दारी नहीं, उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम कितने बड़े भी मंत्री हो, कितने बड़े भी नेता हो। एक आर्मी और एक वैज्ञानिक, ये दो संस्थाओं पे जो उंगली करेगा वो मेरे देश का दुश्मन है, सबसे बड़ा वो मेरा दुश्मन है, और आप सबका भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं ये रियलिटी मूवी जो रियलिटी पे बनी है, रियलिटी के वैज्ञानिक हैं नंबी नारायण, उनके ऊपर ये कहानी लेकर के आने का मैंने डिसाइड किया, क्योंकि इस पर एक मूवी बन रही है। और जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा इसको सामने लेकर के आना चाहिए। ये सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है हमारा। तो इस पर क्राइम की स्टोरी हमने बनाई, तैयार करी। आपको ये स्टोरी, ये वीडियो कैसा लगा है हमको बताइएगा, और हमको कमेंट में आप बता सकते हैं और क्या हम बदलाव कर सकते हैं अपने वीडियोज़ वगैरह में। और आप लोग लगातार जो हमें प्यार दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं हमारा, इसकी वजह से गूंज की ताकत बढ़ रही है। इसी तरीके से ताकत को कायम रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं शिव कुमार सिंह, मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।